तो ये बात है 12 मार्च 1993 की, जब बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और ये इतना खतरनाक था कि इसमें 257 लोग मारे गए। Friday, March 12, 1:26 p.m. धमाका बॉम्बे में हुआ था, पर इससे पूरा देश सहम गया था। मेरी वाइफ शाम को 6 बजे से आज तक अभी तक और रो रही है। वो बोल रही है कि मेरा बेटा अभी आएगा। वो समझ ही नहीं सकती कि मेरा बेटा मर गया। सरेआम बॉम्बे जैसे शहर में इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे, जिसके पीछे हाथ था अंडरवर्ल्ड डॉन्स का, दाऊद और टाइगर मेनन। बड़ी बातें तब बिगड़ गई जब सामने आया कि इन सब का लिंक है सुनील दत्त जी के बेटे संजय दत्त से। जी हाँ, एक बॉलीवुड एक्टर का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से। मगर क्या है ये पूरी कहानी, और आखिर क्यों अनिल कपूर, मंदाकिनी, संजय दत्त, जैस्मिन, मोनिका बेदी, गुलशन कुमार जी, राकेश रोशन जी एंड ऐसे कितने बॉलीवुड सेलेब्स जिनका सीधा कनेक्शन था अंडरवर्ल्ड से। आज मैं आपको बताऊंगा वो सारे लिंक्स जो बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड से जोड़ते हैं, हाजी मस्तान से लेकर लॉरेंस बिश्नोई। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये अमेजिंग वीडियो। एंड गाइज, थैंक यू फॉर 30K एनी सिराज और मेरी तरफ से वी लव यू ऑल। एंड शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की ये अमेजिंग पेशकश। तुम लोगों को दीवार मूवी का ये सीन तो याद ही होगा। इसमें अमिताभ बच्चन डॉग्स के कस्टम ऑफिसर को पीटते हैं सूटकेस के लिए। बट आपको पता है ये सीन एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर हाजी मस्तान के ऊपर है। तो हाजी मस्तान का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, जिधर वो 8 साल की उम्र में बॉम्बे आए। ये वो सपनों का शहर था जो भारत के साथ बढ़ रहा था, जहाँ दिन दहाड़े धमकियां, गोली सब चलती थी। उस वक्त बॉम्बे गैंगस्टर्स के लिए जन्नत से कम नहीं था, और उसी बॉम्बे में आया हाजी मस्तान। हाजी मस्तान ने थोड़े पैसे के लिए छोटे मोटे काम करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे वो बनगढ़ यानी डॉक्स पे काम करने लग गया, जहां वो कुली था। ये वो वक्त था जब हर कोई गुंडा एक गैंगस्टर बनना चाहता था, इसीलिए सब छोटे गुंडे फिरौती या हफ्ता मांगा करते थे, इवन कुली से भी। और कुली 10 रुपए कमाता था, जिसमें से 2 रुपए गैंगस्टर्स को जाता था। मगर मुंबई तब पलट गया जब सरकार ने सोने पर ड्यूटी की फीस बढ़ा दी। सरकार ने सोने और बाकी गुड्स एंड सर्विसेज की फीस इतनी कर दी कि एवरेज इंसान उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। सब लोग स्मगलिंग करने लग गए, खाने की, पीने की एंड सोने की। सोना मतलब ये वाला नहीं है, गोल्ड। और स्मगलिंग जो शुरू बंदरगाह से होती थी, तो हाजी मस्तान ने भी धीरे धीरे गोल्ड को स्मगल करना चालू कर दिया। ये वो वक्त था जब देश आजाद नहीं हुआ था, बट अब आजादी के बाद हाजी मस्तान ने स्मगलिंग एंड अपने लिंक से इतना पैसा बना लिया कि वो बन गया सुल्तान मिर्जा। जी हाँ, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के अजय देवगन। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी गैंगस्टर जर्नी तब शुरू हुई जब एक दिन हफ्ता मांगने के लिए कुछ गुंडे आए, तो उन्हें हाजी मस्तान ने खुद पीटा और वो रॉबिन हुड बन गए। हाजी मस्तान ने अपनी पूरी जिंदगी में गोली नहीं चलाई, ना ही किसी की जान ली, खुद के हाथ से। वो लोगों के लिए एक मसीहा की तरह था। बॉम्बे में हज पर जो भी लोग आते थे, वो कपड़ों में महंगी घड़ी, ट्रांजिस्टर और सोना छुपा के लाते थे, जिसकी स्मगलिंग में हाजी मस्तान इनकी मदद करता था। व्हाइट कुर्ता, व्हाइट अटायर और मुंह में 555 की सिगरेट्स, ये था हाजी मस्तान का स्टाइल, जिसमें ना जाने कितनी ही मूवीज बनी है। बट हाजी मस्तान इकलौता डॉन नहीं था उस वक्त का। उसी वक्त मुंबई में पठान करीम लाला था, जिसका था पठान गैंग, एंड वरदराजन भी उस वक्त का नामी डॉन था। बट इन सब में सबसे ऊपर था हाजी मस्तान। बट आखिर हाजी मस्तान का बॉलीवुड से क्या लेना देना? तो असल में हाजी मस्तान की पकड़ मुंबई पर हो गई थी, एंड एज पर रिपोर्ट्स हाजी मस्तान बॉम्बे के पहले गैंगस्टर थे, जिसने इतना बड़ा राज फैलाया था, और बॉम्बे में उस वक्त सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसिंग एंड प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री थी बॉलीवुड की। हाजी मस्तान ने अपने लिंक्स दिलीप कुमार, सुनील दत्त एंड इवन रणबीर कपूर के दादा राज कपूर, जो इस फोटो में हाजी मस्तान के पैर तक छू रहे हैं। बट आखिर ऐसा क्यों? तो बॉम्बे में इस वक्त हर तरफ मार काट चल रही थी। वहीं एक ही अच्छा गैंगस्टर एके रॉबिन हुड था, हाजी मस्तान। हाजी मस्तान के साथ जो रहता था उसको मिलती थी सिक्योरिटी, जाहिर था। एंड इवन उनमें स्मगलिंग, अंडरवर्ल्ड के कामों से इतना पैसा था कि वो बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज को प्रोड्यूस कर सकता था, जहां प्रोडक्शन कंपनीज की डिमांड
होती थी राइट्स की, इसकी उसकी, वहीं हाजी मस्तान को मतलब था प्रॉफिट एंड शेयर से। एंड इस वजह से तुम तालाब में मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहोगे। तो हाजी मस्तान ने जब प्रोड्यूसर बनने का फैसला लिया तो उसके साथ कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जुड़ गए उसके सपोर्ट के लिए, क्योंकि जिनके हाथ में पावर होती है उनके हाथ में सब होता है। अब कोई भी डायरेक्टर दिलीप कुमार जैसे एक्टर्स को मूवीज में लेने से मना नहीं कर सकता था, क्योंकि एक फोन आते ही सबकी रूह कांप जाती थी। एंड ये सिर्फ एक्टर्स नहीं, एक्ट्रेसेस के साथ भी होने लग गया, इवन मधुबाला की डुप्लीकेट के साथ भी। हाजी मस्तान को मधुबाला बहुत पसंद थी, जो इतनी खूबसूरत थी कि आज भी खूबसूरती शब्द को मधुबाला से कंपेयर किया जाता है। एंड हाजी मस्तान मधुबाला से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो मधुबाला के लिए कई बॉलीवुड पार्टीज में जाया करता था जस्ट उसे देखने के लिए। और हाजी मस्तान ने सोचा था कि एक दिन मधुबाला को अपनी दिल की बात जरूर बताएगा, बट जब तक हाजी मस्तान का रूल स्टार्ट हुआ तब तक मधुबाला जी गुजर चुकी थी। ये बहुत सैड था। हाजी मस्तान का प्यार एक तरफा ही रहकर खत्म हो चुका था। बट कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो वो मिल ही जाता है। मधुबाला के गुजरने के बाद हाजी मस्तान का इंटरेस्ट बॉलीवुड में उतना नहीं था, और फिर इंदिरा गांधी जी ने इंडिया को हिला दिया जब 1975 में लगी इमरजेंसी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इसमें छोटा हो या बड़ा सबको जेल में डाला गया। एंड साथ ही साथ हाजी मस्तान को भी अंदर जाना पड़ा। जिस तरह उसकी मुलाकात जेल में हुई जेपी से, एंड जेपी से बात करने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि ये इलीगल काम एंड स्टफ उसे छोड़ना चाहिए। और फिर मस्तान मिर्जा बन गए फाइनली हाजी मस्तान। और अब उन्होंने सारे काम छोड़ दिए थे, इलीगल स्टफ जैसे स्मगलिंग, और उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। तो हाजी मस्तान ने पार्टी बनाई दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ, जिसका नाम बाद में भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ पड़ा, जिस पार्टी का प्रमोशन दिलीप कुमार साहब ने खूब किया। बट अब मधुबाला जी के जाने के बाद हाजी मस्तान को बॉलीवुड में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, अनलेस उन्हें देखी मधुबाला। जब ते मैंने घुंघरू। जी हाँ, मधुबाला जी के गुजरने के बाद मूवीज में एक एक्ट्रेस आई जो खुद मधुबाला थी। बट आखिर कैसे? असल में ये मधुबाला जैसी डिट्टो थी, सोना एके शाहजहां बेगम। सोना एकदम मधुबाला लगती थी, एंड सब बस यही सोच के हैरान थे कि आखिर ये इतना सेम मधुबाला जैसा कोई कैसे दिख सकता है। और ये बात जब हाजी मिर्जा को पता चली तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं मधुबाला को अपना नहीं बना सकता, बट सोना को जरूर बनाऊंगा। तो तुरंत सोना को प्रपोज किया गया, उनकी फैमिली को रिश्ता भेजा, एंड 1984 में सोना से शादी कर ली, जिधर सोना ने अपनी जिंदगी बेस्ट तरीके से गुजारी। बट ये उस डॉन की कहानी थी जिसने कभी किसी पर गोली नहीं चलाई, जिसने कभी किसी की जान तक नहीं ली। एंड वही करीम लाला एंड वरदराजन जैसे डॉन जो बॉलीवुड से काफी ज्यादा लिंक नहीं थे, इसीलिए हम उन्हें वीडियो में नहीं डाल सकते। करीम लाला, जी हाँ, गंगूबाई जिनके पास पठान गैंग की कंप्लेन लेकर गई थी। लेकिन पठान गैंग है कौन? वीडियो देखते रहिए, सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा मोहरा इस खेल में आना बाकी था। तो जब हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन जैसे डॉन मुंबई में अपनी पकड़ जमा रहे थे, वहीं उनके बीच आया डोंगरी में एक नया बच्चा जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम जो एक पुलिस ऑफिसर इब्राहिम कसकर का बेटा था। दाऊद एक कोंकणी मुस्लिम था जो बचपन से मुंबई में रहा, और उसने हाजी मस्तान के दौर में बंदूकें, खून और ना जाने क्या क्या देखा। दाऊद ने अपने क्राइम्स, छोटी मोटी चोरियों से काम करी जब वो छोटा था, और फिर उसने एक लोकल गैंगस्टर बाशी दादा की गैंग ज्वाइन कर ली। बट फिर दाऊद को लगा कि ऐसे तो मैं कभी हाजी मस्तान और बाकी सबको नहीं हरा पाऊंगा, इसीलिए दाऊद ने अपने भाई शाबिर इब्राहिम के साथ मिलकर बनाई अपनी खुद की गैंग, द डी कंपनी। दाऊद को पता था अगर उसे एक बड़ा नाम बनना है तो उसे पंगा लेना होगा हाजी मस्तान से, तो इसीलिए दाऊद ने अपने इलीगल धंधे हाजी मस्तान के एरिया में करने स्टार्ट कर दिए। बट हाजी मस्तान ने तुरंत अपने ऑपोजिट पार्टी करीम लाला से कांटेक्ट करके कहा कि दाऊद मेरे काम में दखल डाल रहा है, और इसकी वजह से करीम लाला की पठान गैंग ने दाऊद के उन लोगों को पीट दिया, और यहीं से शुरू हुई थी एक बड़ी राइवलरी। तो 1974 इमरजेंसी से एक साल पहले दाऊद को खबर मिली कि हाजी मस्तान के 5 लाख रुपए एक टैक्सी में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। दाऊद ने सोचा ये परफेक्ट प्लान है बदला लेने का, और उसने वही किया। दाऊद ने अपनी गैंग के साथ मिलकर वो 5 लाख रुपए चुरा लिए, मगर ये पैसे हाजी मस्तान के नहीं थे, ये मेट्रोपॉलिटन बैंक के थे।
ये मुंबई अंडरवर्ल्ड में पहली बार था कि किसी डॉन ने इतने सारे पैसे एक बैंक से चुरा लिए हैं और उसके लिए पुलिस दाऊद के पीछे पड़ गई। और जब दाऊद के पापा इंस्पेक्टर इब्राहिम कसकर को पता चला कि उनके बेटे ने चोरी करी है तो उन्हें बेल्टों से मारा और थाने ले गए। मगर पुलिस ने कहा कि अगर दाऊद हाजी मस्तान से इतनी नफरत करता है तो वो उनकी गैंग को पकड़वाने में हमारी मदद क्यों नहीं करता। और फिर शुरू हुई प्लानिंग पठान गैंग को पकड़ने की, जिसमें पुलिस और दाऊद ने एक साथ काम किया एंड पठान गैंग के कई लोगों को पकड़वा दिया। बट फिर इमरजेंसी, जिसमें हाजी मस्तान गए जेल, करीम लाला वर्धराजन हो गए अंडरग्राउंड, जिसका मतलब था कि अब कोई कंपटीशन नहीं है। और दाऊद ने अपने भाई और डी कंपनी के साथ मिलकर पठान गैंग और हाजी मस्तान के अड्डों और कामों पर अपना हक जमा लिया, जिससे डी कंपनी मुंबई की एक बहुत बड़ी गैंग बन गई थी। बट हिस्ट्री की एक गंदी आदत जरूर है, वो रिपीट जरूर होती है। तो जब करीम लाला ने अपनी पठान गैंग छोड़ी तो उसे पकड़ा करीम के भाई समाद खान ने। समाद खान, जिससे अपनी पठान गैंग प्यारी थी, उसने सईद बाटला, अयूब लाला, अमीरजादा खान, अलमजेब खान के साथ मिलकर दाऊद से बदला लेने का सोचा और उन्होंने मार डाला दाऊद के एक आदमी को, इकबाल नैतिक को मार डाला। और फिर पठान गैंग में आए जॉन इब्राहिम AKA मनिया सुरबे। और जैसे हम सब ने शूट आउट एट वडाला देखी होगी, तुम जानते हो कि मनिया सुरबे कितना राउडी गैंगस्टर था। और इन सब ने पठान गैंग के साथ बदला लिया मनोज बाजपेयी AKA शबीर कसकर, यानी दाऊद का भाई, जिसको पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े गोलियों से मार दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने मनिया सुरबे को मार दिया। बट अब दाऊद एक बहुत बड़ा डॉन बन गया था। उसने बड़ा राजन, छोटा राजन, कितने बड़े बड़े डॉन के साथ काम करके पठान गैंग एंड वर्धराजन के साथ लोगों को धीरे धीरे गायब करना स्टार्ट कर दिया। और अब हर तरफ से एक ही डॉन था जिसने मुंबई को अंदर से खोखला कर दिया था, दाऊद इब्राहिम, द डी कंपनी। मगर इनका बॉलीवुड से क्या लेना देना? असल में बॉलीवुड, जैसे मैंने बताया, उस वक्त पैसों की खान था। कुछ बढ़ रहा था या नहीं, बट बॉलीवुड जरूर आगे बढ़ रहा था और इसी में पीछे से पैसा लगा रही थी डी कंपनी। डी कंपनी हर मूवी में अपना हाथ डाल रही थी और फिर शुरू हुआ बॉलीवुड का एक डार्क एरा, जिधर दाऊद की खबरें कई सेलिब्रिटीज के साथ बाहर आने लग गई, जिसमें अनिल कपूर दाऊद के साथ क्रिकेट देखते हुए नजर आए, मंदाकिनी एंड इवन भाईजान भी, जिनकी इस फोटो ने कई शक खड़े कर दिए थे। बट ये सब तो शुरुआत थी। असल में 90s का वक्त आते आते हर तरफ डी कंपनी छाई हुई थी, जहां दाऊद इब्राहिम की गैंग हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कॉल करती थी और पैसे मांगती थी। जिधर कुछ पैसे देते थे और जो नहीं देते थे उन्हें मार दिया जाता था। डी कंपनी मूवीज पे पैसा लगाती थी, इसीलिए मूवीज की स्टोरीज में हमेशा एक सड़क छाप गुंडा या तो भाई दिखता था लड़कियों को छेड़ते हुए, पुलिस से लड़ते हुए। बट ये इंसिडेंट्स अब बहुत ज्यादा ही वाइल्ड हो रहे थे, जिसमें कई लोग तो रातों रात गायब तक हो रहे थे। तो बात है 1988 की, जब आई एक मूवी वीराना, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे हॉरर मूवीज के, जो आज भी देखें तो मजा आ जाता है। जिस मूवी का हॉरर तो था ही उसे फेमस करने के लिए, बट थी एक और एक्ट्रेस, जैस्मिन धुन्ना, जिनकी बात हमने इस वीडियो में पहले की है, तो जरूर चेकआउट करना, जो रातों रात एक सुपरस्टार बन गई थी अपनी पहली मूवी से और उन पे नजर पड़ गई थी दाऊद की। तो दाऊद जैस्मिन को पाना चाहता था, वो चाहता था कि जैस्मिन उसकी हो जाए। इसके लिए वो जैस्मिन को स्टॉक करता था, लड़कों से उसके घर पर धमकियां वगैरह भिजवाता था, बट जैस्मिन नहीं मानी। और ये एक बोल्ड मूव था उस आदमी को मना करना जिसने मुंबई की 3 गैंग्स को खत्म करके अपनी गैंग ऊपर रखी। तो वीराना के बाद सबको वेट था जैस्मिन की अगली मूवी का, बट वो कभी नहीं आई। वीराना के बाद जैस्मिन इंडस्ट्री से गायब हो गई, जिधर किसी को आज तक नहीं पता चला कि जैस्मिन कहां गई। कुछ लोगों का मानना है कि डी कंपनी का हाथ था उन्हें गायब करने में, बट 1988 को तो ऐसी चीजें बस शुरुआत हुई थी। तो रणबीर कपूर के डैड ऋषि कपूर जी दुबई गए एक इवेंट अटेंड करने, आशा भोसले एंड RD बर्मन जी का। बट तभी एक आदमी ने उन्हें देखा और वो उनकी तरफ बढ़ने लग गया, जिधर वो आया और उसने ऋषि कपूर जी को एक फोन दिया और बोला, दाऊद साहब बात करेंगे। बात की तो दाऊद साहब का फोन था, उन्होंने मुझे फोन किया। ऋषि कपूर जी ने दाऊद से बात करी और दाऊद ने उन्हें कहा कि मेरे रेसिडेंस पर आ जाओ। और ऋषि कपूर दुबई में थे, ये पूरी कंट्री दाऊद के साथ थी। इधर मना करना मतलब प्रॉब्लम्स को इनवाइट करना। तो ऋषि कपूर जी एक रोल्स रॉयस में बैठ के पहुंचे दाऊद के यहाँ पर। दाऊद ने उन्हें चाय बिस्किट दिया और ऋषि जी जब उनसे मिले तो दाऊद बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे। उन्होंने हंस के बात करी, जिधर दाऊद ने उन्हें कहा कि कभी भी कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। एंड अगले साल ही 1989 में ऋषि कपूर जी जब दोबारा दुबई गए अपनी वाइफ नीतू सिंह के साथ, तो दोबारा दाऊद ने उन्हें देखा और कहा कि मैं कुछ शॉपिंग करा देता हूँ, बट ऋषि कपूर जी ने मना कर दिया। दाऊद ने अपना नंबर भी देना चाहा, बट उस टाइम इंडिया में मोबाइल
मोबाइल फोन नहीं आया था तो ये ऋषि कपूर जी ने नंबर नहीं लिया। डैम। जहां जैस्मिन तो बस शुरुआत थी, दाऊद ने मंदाकिनी को भी डेट करा था, जिसमें उन्होंने मंदाकिनी को कई पिक्चर्स में काम दिलवाया था प्रोड्यूसर्स को धमकी भरे फोन्स करके, और जो प्रोड्यूसर नहीं मानता था उसे मार दिया जाता था। जिसकी खबर आई थी 1995 में जब दाऊद का प्यार स्टार्ट हुआ बॉलीवुड की एक्ट्रेस अनीता अयूब से। अनीता अयूब और दाऊद की खबर हर तरफ थी, और इन खबरों को हवा तब मिली जब अनीता को एक मूवी में लेने से मना कर दिया गया। तो जैसे मैंने बताया, डॉन एक्ट्रेसेस का प्यार पाने के लिए या तो उन्हें धमकाते थे या तो उन्हें अपनी पावर का कुछ पार्ट दे देते थे। जैसे जो भी मूवी उस एक्ट्रेस को चाहिए होती थी वो उसे मिल जाती थी। एंड ऐसे ही अनीता को एक मूवी चाहिए थी जिसे बना रहे थे प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी, जिनके पास फोन आया कि अनीता को मूवी में लो, बट जावेद ने मना कर दिया और अगले दिन दहाड़े किसी ने जावेद सिद्दीकी को गोली मार दी। जी हाँ, एक ना बोलने पर एक जिंदगी छीन ली गई और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दाऊद ने ली। दाऊद के लिंक्स कई जगह पर बॉलीवुड में थे। कहते हैं ये वो वक्त था जब डी कंपनी के सपोर्ट के बिना बॉलीवुड में पत्ता भी नहीं हिलता था। बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा बॉलीवुड क्या पूरा मुंबई हिल गया। The opening of market today has restored a lot of confidence as far as the general public is concerned and as far as the broker community is concerned. सब बिल्डिंग नीचे गिर गया, इसको नीचे। Even for hardened war veterans, the sight of dismembered bodies so completely. तो बात है 12 मार्च 1993 की, जब मुंबई के लोग आराम से अपना काम कर रहे थे, जॉब्स पर जा रहे थे, वड़ा पाव खाना एंड अदर्स, कि तभी 13 बॉम्ब एक साथ फट गए और दूर दूर तक बस था तो बारूद, मलबा और लाशें। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इसमें 257 लोग मारे गए थे और 700 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। बच्चे, बूढ़े, न जाने कितने लोगों ने अपने परिवार को खो दिया था। ये चोट मुंबई की सबसे गंभीर चोट थी। बट अभी इससे ज्यादा शॉकिंग चीजें होनी बाकी थी। जब पुलिस ने पकड़ा इस केस के मुजरिम को, जिनमें से एक नाम आया संजय दत्त का। जी हाँ, सुनील दत्त जी के बेटे संजय दत्त, और इसमें हाथ था दाऊद का और गैंगस्टर अबू सलीम का। बट आखिर संजय दत्त का नाम इस केस में आया कैसे और अबू सलीम कौन है? 1993 ब्लास्ट का बॉलीवुड से क्या लेना देना है? इस केस में जहां 189 लोग एक्यूज थे, वहां संजय दत्त का नाम कैसे आया? और आगे चल के प्रीति जिंटा, सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, इन सब का अंडरवर्ल्ड से क्या कनेक्शन? और क्या आप दाऊद की बहन हसीना पारकर को जानते हैं? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो जल्दी से इस वीडियो पे 5000 लाइक्स कर दो एंड हम लेकर आएंगे इस वीडियो का पार्ट 2, जो पहले पार्ट से भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, 5000 लाइक्स करवाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हम मिलेंगे तुमसे अगले वीडियो में। एंड स्पेशल थैंक यू टू एनी फॉर राइटिंग द स्क्रिप्ट, सिराज फॉर एडिटिंग द वीडियो एंड सोमेश फॉर सिटिंग हियर एंड मेकिंग मी लुक गुड। DOP है वो। एंड मी इरफान, मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड मैं मिलूंगा तुमसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। हमें देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तो मुंह, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you। मैंने देखी कितनी है पर जचती है तू,